दोस्तों, आज हम लोग जो है बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर अर्थात लास्ट लेक्चर लेंगे जो कि प्रोटीन होगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री तथा मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी तथा इंडियन पॉलिटी एवं इकोनॉमिक्स के सभी क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है जीएस का लास्ट क्लास होगा जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नीचे दिए गए वीडियो के नीचे लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें आप जा करके सभी वीडियो देख सकते हैं तथा इस वीडियो का जो ये बुक है इसका पीडीएफ जो है नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप बुक को डाउनलोड करके इस बुक को पढ़ सकते हैं तथा वीडियो के सहायता से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम लोग जो है प्रोटीन पे चलेंगे। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं। तो पूछ रहा है कि प्रोटीन कितने पोषक तत्व होता है जिसमें से जो है कैलोरी प्रदान होता है। तो प्रोटीन तीन पोषक तत्वों प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में से एक है जो कि ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो प्रोटीन है ये तीन पोषक तत्व जिसमें से प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट इनमें से प्रोटीन एक है जो कि जो है ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह तीन पोषक तत्वों में से एक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रोटीन तीन पोषक तत्वों प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में से एक है जो ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन मुख्य घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारे भोजन आहार का प्रोटीन मुख्य घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यह जो वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो हमारे भोजन से प्राप्त होने वाला आहार प्रोटीन घटक मुख्य रूप से शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो जो होता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन के जरिए एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रोटीन के जरिए एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण के घटक है। तो जो अमीनो अम्ल होता है वो प्रोटीन निर्माण के घटक होता है। मानव शरीर में प्रोटीन निर्माण में लगभग 20 अमीनो अम्ल शामिल होते हैं। तो मानव शरीर में प्रोटीन निर्माण में लगभग 20 अमीनो अम्ल शामिल होते हैं, जिनमें से जो है 10 अमीनो अम्ल जो है 10 अमीनो अम्ल मानव शरीर 10 अमीनो अम्लों को मानव शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है। अतः ये आहार में अनिवार्य एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 10 अमीनो अम्ल को जो है मानव शरीर बना सकता है। तो 10 अमीनो अम्ल जिसको मानव शरीर नहीं बना सकता है उसे जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल बोलते हैं, जिसको हमें बाहर से लेना होता है। तथा 10 अमीनो अम्ल को जो है मानव शरीर बना सकता है। तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है। तो जो ऑर्जिनिन है, ऑर्जिनिन यह कंडीशनल अमीनो एसिड है। बना सकते हैं 10 अमीनो अम्ल को। तो इसको शरीर में संश्लेषण हो सकता है, वो भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं। ये अनिवार्य नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो जिसमें से होगा कंडीशनल अमीनो एसिड आर्जिनिन होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण के घटक होते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन निर्माण में लगभग 20 अमीनो अम्ल शामिल होते हैं, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल को मानव शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है। अतः ये आहार में अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 10 अमीनो अम्ल का शरीर में संश्लेषण हो सकता है, वह भोजन से प्राप्त हो सकते हैं। ये अनिवार्य नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आर्जिनिन तथा थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक अम्ल, स्पैरेजिन तथा सिस्टीन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। आर्जिनिन एवं हिस्टिडीन केवल बच्चों के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल है, यह वयस्कों के लिए नहीं है। तो जो आर्जिनिन है एवं हिस्टिडीन है यह जो है बच्चों के लिए अनिवार्य अमीनो एसिड है, यह वयस्कों के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प क्या है। तो यह जो फलियां है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो फलियां हैं, फलियां बीन्स,
फैबेसी लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल द्विबीजपत्री आवृत्त बीजी पौधों से संबंधित है। ये प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन के अच्छे विकल्प हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? तो पूछ रहा है कि जो सोयाबीन है उसमें क्या ज्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन में जो प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट चीनी, शहद, दूध, आलू आदि और वसा, घी, तेल, दूध, मांस आदि में तथा खनिज, मांस, दूध, हरी सब्जियों आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक होता है? तो यह जो प्रोटीन आवश्यक होता है। तो प्रोटीन जीव जंतुओं के शरीर के निर्माण सामग्री है। मांसपेशियों के निर्माण, वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए यह अति आवश्यक होता है। इसकी कमी से शारीरिक विकास एवं वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा एंटीबॉडी का निर्माण न होने से प्रतिरोधक क्षमता का भी ह्रास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो गेहूं होता है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12% होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो गेहूं में लगभग 12%, सामान्यतः 8 से 20% प्रोटीन पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो जो दाल है या जो प्रोटीनों का अच्छा स्रोत है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो दालें मुख्य रूप से प्रोटीनों का अच्छा स्रोत होती हैं। सबसे सुपाच्य प्रोटीन मूंग की दाल में पाया जाता है, अतः इसका उपयोग रोगियों को भोजन के रूप में देने हेतु किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो यह जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करता है। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मानव रक्त में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसे इसमें जो है हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही है। तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पूछ रहा है किसकी कमी से क्वासियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो यह जो प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो क्वासियोरकर रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है एवं शरीर में सूजन आ जाती है, बाल रूखे एवं चमकहीन हो जाते हैं तथा आसानी से टूटने लगते हैं, त्वचा रूखी एवं कांतिहीन हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए नियमित रूप से दैनिक आहार में प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। तो प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण जो क्वाशीयोरकर बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? तो यह जो है क्वाशीयोरकर बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान किसके दौरान के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं? तो यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान किसके अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं तथा उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं? यह जो प्रोटीन के अणु जो है अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं तथा उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रोटीन। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोलिसिस, यूरिया का संश्लेषण, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन आदि इसकी प्रमुख क्रियाएं हैं। यह विषहरण में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। यकृत के विषहरण के दौरान दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से प्रोटीन को जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन को शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयां होती हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, जीव विज्ञान विविध। तो इसमें जीव विज्ञान मिसलेनियस देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कूट उत्पाद फॉल्स फीट जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो जो
स्यूडोपोडिया है, जो स्यूडोपोडिया है इससे जो है इससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय केंद्रक युक्त प्राणी है जो तालाबों, पोखरों, नदियों, झरनों के स्थिर एवं ताजे जल के कीचड़ में पाया जाता है। इसका जो आकार है यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। इसके बाहरी सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं जिन्हें कूट पाद कहते हैं। यह संरचना अमीबा का प्रचलन अंग है एवं जंतु इसी से शिकार पकड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के रूप में रहता है? तो जो वाल वाक्स है यह जो है एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो वाल वाक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है। इसके कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है और ये गोलाकार होते हैं। इनमें प्रजनन लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो जो कीट है इसके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं, यही गलत है, जबकि इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो हाँ, इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, टोटल 6 पैर होते हैं कीट में, तथा इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं। तो जो कीट हैं इनके जो पैर होते हैं वह आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे 3 जोड़ी होते हैं। तो ये जो 6 होते हैं, इनके कक्षीय खंडों में पैर विद्यमान होते हैं। तो हाँ, इनके कक्षीय खंडों में पैर विद्यमान होते हैं। तो इसमें से जो है जो होता है इसका जो है इसका ऑप्शन सी यही गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो वर्ग इंसेक्टा कीट के प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर नहीं होते हैं, इसमें जो है 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ये जो कीट है यह संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्यों की विशेषता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मा विजन 2020 भारत को किस में अग्रणी रूप से विकसित करने का एक कार्यक्रम है? तो जो पूछ रहा है कि जो फार्मा विजन है 2020 यह भारत को किस में अग्रणी रूप से विकसित करने का कार्यक्रम है? तो फार्मा विजन 2020 भारत को औषधि निर्माण में अग्रणी रूप से विकसित करने का कार्यक्रम है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो फार्मा विजन 2020 भारत को औषधि निर्माण में अग्रणी रूप से विकसित करने का एक कार्यक्रम है। इस विजन के अनुसार भारत को दवाइयों के निर्माण में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरने का मौका मिलेगा। 21 दिसंबर 2018 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 77वें भारतीय फार्मास्यूटिकल कांग्रेस को संबोधित करते हुए फार्मा विजन 2020 की उद्घोषणा की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? तो जो पेप्टाइड बंध होता है इसका निर्माण किसके बीच होता है? तो पेप्टाइड बंध का निर्माण जो है अमीनो समूह एवं कार्बोक्सिल समूह के बीच होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही, अमीनो समूह एवं कार्बोक्सिल समूह के बीच होता है। तो जो 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल मिलकर पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड बंध एक ऐसा बंध है जिसमें एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह COOH तथा दूसरे अमीनो अम्ल का NH2 समूह से जुड़ा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करता है? तो जो कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या है यह निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करता है? तो जो कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या है यह जो है जो नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण के बारे में जो है अनुमान प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण के बारे में अनुमान प्रदान करता है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण का पता लगाने के लिए कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या का पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रति 100 मिलीलीटर पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, एस्चेरिचियाई कोलाई की उपस्थिति के जांच की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो कि अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो जो आलू है, आलू की फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई
नामक कवक द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। इस रोग से आलू की फसल की सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अगेती झुलसा रोग का प्रकोप निचली पत्तियों से प्रारंभ होता है, जिसके फलस्वरूप गहरे भूरे रंग के कुंडलाकार छल्ले नुमा धब्बे बनते हैं, जो बाद में बीच से टूट जाते हैं। प्रभावित पत्तियां शाखाओं में टूटकर गिर जाती हैं, जिससे फसल अत्यंत प्रभावित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। तो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। तो माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी जो है वह बैगन का छोटा पत्ता होता है। तो दिए गए विकल्पों में बैगन का जो छोटा पत्ता है यह रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो बैगन का जो छोटा पत्ता होता है यह रोग जो है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, जबकि अन्य शेष विकल्पों में दिए गए रोग विषाणुओं के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के के लिए उगने से पहले जो मक्का है, मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तृणनाशक मतलब हर्बिसाइड, मतलब इससे जो है जो मक्का होता है इसके किनारे जो घास होती है जो फालतू की घास होती है उसको नाश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसको नाश करने के लिए जो है अट्राजीन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो अट्राजीन नामक कीटनाशक का प्रयोग मक्के के उगने से पहले इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। अट्राजीन का प्रयोग गन्ने की फसल के लगाने से पूर्व भी किया जाता है। तो किसकी कमी के कारण फल चटकता फटता है। तो पूछ रहा है कि किसकी कमी के कारण जो फल है यह चटकता या फटता है। तो फलों के आकार लेने पर बाहर की त्वचा में पारगम्यता यानी लचीलापन जरूरी है, जिससे फल ठीक तरह से विकसित होता है। लेकिन बोरान की कमी से त्वचा में कठोरता आ जाती है, तो जिसके कारण जो है फल फटकता एवं जो है चटकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बोरान। तो जो फलों के आकार लेने पर बाहर की त्वचा में पारगम्यता यानी लचीलापन जरूरी है, जिससे फल ठीक तरह से विकसित होता है। लेकिन बोरान की कमी से त्वचा में कठोरता आ जाती है, जिससे फल फट जाते हैं। पौधों में जिंक की कमी होने पर ऑक्सिन हार्मोन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सिन के संश्लेषण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। फलों में वृद्धि रोधक हार्मोन की अधिकता के फलस्वरूप भी फट जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होता है। तो जो खट्टा फल है इसमें कैंकर की बीमारी जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी जेंथोमोनस सिट्री जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। यह नींबू के लीफ माइनर पूर्ण सुरंगक कीट के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हेड किसके द्वारा कारण होता है। तो जो आलू है, आलू में ब्लैक हेड पूछ रहा है किसके कारण होता है। तो जो आलू है, आलू में ब्लैक हेड जो है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग एक अजैविक रोग है। यह रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम उपलब्धता या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल में रेसे और जो है शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें मध्यम श्रृंखला में क्या कहा जाता है। तो जो नारियल होता है, नारियल में रेसे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत मात्रा में होते हैं, जिन्हें मध्यम श्रृंखला में जो है ट्राई ग्लिसराइड कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। तो नारियल के रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड के प्रकार हैं, जिनमें 6 से 12 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। यह प्राकृतिक रूप से नारियल के तेल, दुग्ध, वसा आदि में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी सिफारिश की जाने के बाद खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों कि किस परिवार से संबंधित है। तो पूछ रहा है कि जो काफी सिफारिश की जाने के बाद जो खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है। तो यह जो है फूल गोभी के परिवार से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो ब्रोसिकेसी है या क्रूसीफेरी है, जो ब्रोसिकेसी एवं क्रूसीफेरी परिवार के पौधे आवृत बीजी द्विबीजपत्री पौधों के अंतर्गत आते हैं। सरसों, ब्रोकली, फूल गोभी, सलजम आदि इस परिवार के प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पूछ रहा है किसमें प्रतिऑक्सीकारक एवं एंटी इंसेफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है इसमें जो प्रतिऑक्सीकारक एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
कि संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से के कितना परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये जो 30% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए वसा से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कुल जो है 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोक्लोरिक अथवा जल चक्र का भाग नहीं है, तो यह जो विसरण है, जबकि वाष्पीकरण वर्षण तथा वाष्पोत्सर्जन यह जो जल चक्रण का भाग है, क्योंकि वाष्पीकरण में जब जल होता है उसमें गर्मी होने से जो है इसका जो है वाष्प के रूप में ऊपर उठता है एवं बादल का निर्माण होता है, तथा वर्षण से यह जल जो है संघनित होकर के जो फिर जल के रूप में परिवर्तित होकर के वर्षा होता है, तथा वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प बन करके जो भाप जो बादल बनते हैं उसे वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। तो जल चक्र में वाष्पीकरण वर्षण तथा वाष्पोत्सर्जन शामिल है, जबकि विसरण इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है, तो जो स्टार फिश होता है इसमें अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, इसमें जल संवहनी प्रणाली पाया जाता है जो गैसीय विनिमय पोषक परिसंचरण एवं अपशिष्ट उन्मूलन में सहायता करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या है, तो पूछ रहा है कि जो लैक्टोस इंटॉलरेंस है यह क्या है। तो लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या है, तो जो लैक्टोस इंटॉलरेंस है यह ऐसी स्थिति जहां छोटी अंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़कर नहीं पाती हैं, तो इसे जो है लैक्टेस इंटॉलरेंस कहते हैं। तो लैक्टेस इंटॉलरेंस ऐसी स्थिति है जहां छोटी अंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़कर नहीं पाती हैं। तो लैक्टोस इंटॉलरेंस एक सामान्य पाचन समस्या है जिसमें छोटी आंत में दुग्ध पदार्थ में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज का पाचन बाधित हो जाता है। जैसे यह समस्या नुकसान रहित है परंतु यह काफी असहनीय होती है, इसके कारण डायरिया या गैस बनने की समस्या हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो बैक्टीरिया में, इसका ऑप्शन डी सही है। तो बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट माना जाता है जिसका अर्थ है उनमें व्यवस्थित न्यूक्लियस और अन्य झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित नहीं है। तो प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई, तो यह जो क्लोनिंग तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो डाली एक मादा घरेलू भेड़ थी, यह प्रतिरूपण या क्लोनिंग हस्तांतरण की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए एक वयस्क सोमैटिक सेल से क्लोन की पहली स्तनधारी पशु थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के किस अवयव का सकल क्लोरोफिक मान सर्वाधिक होता है, तो यह जो वसा, तो जो वसा है वसा अवयव का सबसे अधिक सकल क्लोरीफिक मान होता है। 1 ग्राम वसा लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा कितना प्रदान करता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है यह 4 KCl प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है, जबकि 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग जो है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। त्वचा के ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो जो त्वचा है त्वचा की ऊपरी सतह जो है अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो त्वचा की ऊपरी सतह को जो अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है, त्वचा के भीतर की सतह को अंतःचर्म या एंडोडर्मिस कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो जो है पोटेशियम महत्वपूर्ण है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए आवश्यक प्रमुख खनिज सोडियम तथा पोटेशियम है। सोडियम का प्रमुख स्रोत खाने वाला नमक, जबकि पोटेशियम का प्रमुख स्रोत मांस, दूध, साबुत अनाज एवं ताजे फल एवं सब्जियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो वह जो केशिका केशिकास्थ है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो केशिकास्थ का कोशिका कुछ उत्सर्जन से संबंधित है, जबकि अन्य तीनों विकल्प श्वसन प्रक्रिया से
श्वसन प्रक्रिया में काम आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर यंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो पूछ रहा है कि जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र के संबंध में जो है निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा सही है? तो जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें जो है स्वर रज्जु होते हैं। तो स्वर यंत्र श्वसन तंत्र का एक कार्टिलाजिनस खंड है जो गर्दन के अग्रभाग में स्थित होता है। मनुष्य एवं अन्य कशेरुकियों में स्वर यंत्र का प्राथमिक कार्य सांस लेते समय निचले श्वसन पथ को श्वास नली में प्रवेश करने वाले भोजन से बचाना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र श्वसन तंत्र का एक कार्टिलाजिनस खंड है जो गर्दन के अग्रभाग में स्थित होता है। मनुष्यों और अन्य कशेरुकियों में स्वर यंत्र का प्राथमिक कार्य सांस लेते समय निचले श्वसन पथ को श्वास नली में प्रवेश करने वाले भोजन से बचाना है। इसमें स्वर रज्जु भी शामिल है और यह ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वॉयस बॉक्स के रूप में कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो त्वचा के सबसे ऊपरी परत को जो अधिचर्म कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो त्वचा की सबसे ऊपरी परत को अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस में जो है स्ट्रेटस, बेसल या स्ट्रेटम, स्टेनोसम आदि परतें शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? तो जो स्कोलियोडोन है यह स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है, जबकि कंगारू, हिप्पोपोटामस तथा व्हेल यह जो स्तनपायी प्राणी समूह से है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव की अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो संतुलित आहार में भोजन के कार्बोहाइड्रेट की अधिकतम, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो दिए गए विकल्पों में भोजन, जो दिए गए विकल्प है उसमें संतुलित आहार में भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 केसीएल ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा से लगभग जो 9 केसीएल जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ सर्विस NHS यूके और USA डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? तो वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन जो है 2500 कैलोरी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एक वयस्क सक्रिय व्यक्ति का लगभग 2500 कैलोरी युक्त ऊर्जा वाला भोजन आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसे जो है ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पौधों के पत्तियों या अन्य वायवीय भागों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें वातांत्र या स्टोमेटा कहा जाता है। इनके द्वारा पानी का वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, तो इन पत्तियों में देखे होंगे कि आप जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्र को जो है स्टोमेटा कहते हैं और इन्हीं से जो है पानी वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया जो वाष्पीकरण कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो जो ओरोबंचे हैं, जो ओरोबेंचे है, यह जो है जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो परजीविता पूर्ण या आंशिक पार्शियल हो सकती है। पहला जीवन पर्यंत पोषण या परजीवी बनकर रहता है और पूर्णतः निर्भर होता है, जबकि दूसरा पोषण पर केवल आंशिक रूप से निर्भर रहता है और स्वतंत्र जीवन की प्रवृत्ति दर्शाता है। विशेष शरीर भाग के आधार पर पादप परजीवी को तना, जड़ और पर्ण परजीवी के रूप में श्रेणीगत किया गया है। कसकुटा, जिसे अमरबेल के पौधे पूर्णतः तना परजीवी होते हैं, जबकि ओरोबंचे, रेफ्लेसिया, बैलेनोफ्रेरा आदि के पौधे जो है पूर्ण जड़ परजीवी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो पानी के दबाव में उगने वाले पौधों को जो है हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को जो है हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, हाइड्रोफाइट। तो स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम की पहचान करिए। तो यह जो है सेस्बानिया एक्यूलेटी है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम है, यह तने पर गांठ लगाने की विधि के अंतर्गत सेस्बानिया एक्यूलेटी सम्मिलित है।
इसे ढैंचा भी कहते हैं। हरी खाद के रूप में ढैंचा का उपयोग किया जाता है। इस फसल का इस्तेमाल ऊसर जमीन को सुधारने में भी किया जाता है। इसकी छाल से जो है रस्सियां बनाई जाती है। तो जो ढैंचा है इसकी छाल से रस्सियां बनाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को जो है क्रायो संरक्षण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन ऐसी तकनीकी है जिसमें पौधों या जानवर के जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य को लगभग -196 डिग्री सेल्सियस अर्थात द्रव नाइट्रोजन के अति कम ताप पर रखते हैं। इस अति कम ताप पर कोशिकाओं की सभी उपापचयी क्रियाएं रुक जाती हैं। अतएव इस तकनीकी में जनन द्रव्य को अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार या फलारिस माइनर किस प्रजाति या कुल से संबंधित है? यह जो ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो जो खरपतवार है फलारिस माइनर, यह ग्रैमिनी कुल के अंतर्गत आता है। यह खरपतवार गेहूं की फसल को प्रभावित कर देता है। इस खरपतवार की गहनता इतनी अधिक होती है कि गेहूं की फसल उगाना असंभव हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो यह जो पोस्ता से प्राप्त होती है हीरोइन। इसका ऑप्शन बी सही। तो हेरोइन को डाई एसिटी मॉर्फिन भी कहा जाता है। हीरोइन को मॉर्फिन या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराकर बनाया जाता है। मॉर्फिन अफीम में पाया जाने वाला एक क्षारीय पदार्थ है जिसे पोस्ता पौधे के बिना पके हुए फल के दूध से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास में स्टेम एप्लीकेशन का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो स्टेम एप्लीकेशन का उपयोग जो चूसक कीट के प्रबंधन में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कपास के पौधे में स्टेम एप्लीकेशन का प्रयोग चूसक कीट प्रबंधन के लिए किया जाता है। स्टेम एप्लीकेशन एक पर्यावरण हितैषी एवं लागत प्रभावी तकनीकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक लोकाई के एलीलों के बीच अंतर क्रिया के इस प्रकार जाना जाता है। तो इसे जो एपिस्टासिस से जाना जाता था। इसका ऑप्शन सी सही है। तो कभी कभी अलग लोकाई पर स्थित दो जोड़ी स्वतंत्र जीन जो एक दूसरे के युग्म विकल्पी नहीं होते हैं, जीवों के एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है। इस घटना को प्रबलता या एपिस्टासिस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक फंगी एंड द डिजीज इन प्लांट्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है डॉक्टर E.J. बटलर हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो एक कीट की रक्त शर्करा है। तो एक कीट की रक्त शर्करा जो ट्रेहालोज है। तो ट्रेहालोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है जो मुख्यतः कीटों, शैवालों, खमीर, कवक एवं पौधों में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो पार्थेनियम को जो है जाइगोग्रामा बिकोलोराटा जो है जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। गाजर घास या पार्थेनियम एक जहरीला खरपतवार है। यह आयातित गेहूं से आने वाला प्रजाति है। पार्थेनेनिन नामक हानिकारक रसायनों की उपस्थिति के कारण इसको जहरीले खरपतवारों की सूची में रखा गया है। बहुत अधिक बीजोत्पादन के कारण ही इसका नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस रखा गया। पार्थेनियम को जाइगोग्रामा बिकोलोराटा या मैक्सिकन बीटल का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन का उपयोग तीर्णनाशक के रूप में किया जाता है? तो तीर्णनाशक या घास नाशक के रूप में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सिन M2,4-D, इन दोनों का जो प्रयोग जो है तीर्णनाशक के रूप में किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा। तो ऑक्सिन हार्मोन प्राकृतिक जो ऑक्सिन हार्मोन्स है यह प्राकृतिक हार्मोन्स है। इसका उपयोग तीर्णनाशक या हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। साथ ही सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D कृत्रिम ऑक्सिन का प्रयोग भी फसलों के खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पानी के पीने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? तो जो दूषणकारी तत्व से मुक्त, खनिज पदार्थों से मुक्त तथा स्वादिष्ट, यह जो पानी के पीने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड है। जबकि एसिडिक पीएच यह जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानक नहीं थे। इसका ऑप्शन सी सही है। तो एसिडिक पीएच पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है। पीएच पानी की अम्लीयता या क्षारकता का मापक है। यह 0 से 14 के रेंज के बीच में होता है। तो जो पीएच होता है यह जो है 0 से 14 के रेंज के बीच होता है। तो जो 0 से 7 तक होता है जिसका पीएच, वह जो है एसिडिक होता है, तथा जो 7 से
14 के बीच में जिसका पीएच होता है वह जो बेस होता है अर्थात क्षार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के पीने में फ्लोराइड्स की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो यह जो है 0.5 ppm तथा जो है 0.7 ppm। तो इसका ऑप्शन बी एम डी सही है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फ्लोराइड रिसर्च के अनुसार भारत में पीने के पानी में फ्लोराइड्स की 0.5 ppm मात्रा, पूर्व में 0.1 ppm सिफारिश की जाती है। WHO के अनुसार यह मात्रा 0.5 ppm से है, जबकि USPHR के अनुसार यह मात्रा 0.7 ppm है। यह मात्रा क्षेत्रीय जलवायु दशाओं पर भी निर्भर करती है। गर्म प्रदेशों में यह मात्रा कम होती है। पानी में फ्लोराइड्स की अधिक मात्रा होने से जो फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है जो दांतों और हड्डियों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो जो सोडियम है एवं नाइट्रोजन, जो सोडियम एवं नाइट्रोजन है या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, जबकि लोहा एवं जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो पौधों की वृद्धि के लिए 17 तत्व अनिवार्य माने जाते हैं। इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में वर्गीकृत किया गया जाता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में शामिल तत्व जिंक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, मालेब्डेनम, बोरान, क्लोरीन एवं कॉपर है। वही मैक्रो न्यूट्रिएंट में शामिल तत्व जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑक्सेलिक एसिड का स्रोत है? तो जो टमाटर है यह ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, जबकि सिरका में जो है एसिटिक एसिड होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इमली में जो टार्टरिक एसिड होता है। तो जो टमाटर है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, जबकि सिरका में एसिटिक एसिड होता है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है तथा इमली में टार्टरिक एसिड होता है। तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीका की खोज की? तो जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने चेचक हेतु टीका की खोज की। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पेनिसिलिन एक प्रकार का प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक है। इसकी खोज वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बच्चे के रूप में जन्म देते हैं जानवर, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवर को जो जरायुज या वायविपरस जानवर कहते हैं। जरायु गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीवों को जरायुज कहते हैं तथा अंडे से जन्म लेने वाले जीवों को अंडज कहते हैं। मानव एक जो है जरायुज प्राणी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में आई? तो यह जो है एम एस स्वामीनाथन ने। तो एम एस स्वामीनाथन ने भारतीय वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग जो एम एस स्वामीनाथन है, यह नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में आई। इसका ऑप्शन डी सही है। तो हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी तथा भारत में इसका जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो प्याज कंद की विशेष महत्व किस कारण होती है? तो जो प्याज कंद होता है इसकी विशेष महत्व सल्फर यौगिक के कारण होती है। इसका ऑप्शन बी सही। तो प्याज में सल्फर यौगिक होते हैं जो हाथ और बर्तन को धुलने के बाद भी प्याज की एक सामान्य गंध छोड़ जाते हैं। प्याज काटते समय आंखों में जलन, पानी आदि इत्यादि जो सल्फर यौगिक के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। इसका ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन उड़ सकता है? तो जो हार्नबिल है यह उड़ सकता है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो हार्नबिल उड़ता है। यह छोटे आकार एवं लंबी चोंच वाला एक पक्षी है, जबकि पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। पेंगुइन पानी में तैरता है तथा धरती पर चल सकता। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग भी उड़ नहीं सकता। यह एमू एक बड़े आकार का पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है। तो एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो एक पेड़ की उम्र का पता जो वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, तो किसी को जब कोई पेड़ होता है तो उसका जो वार्षिक छल्ले होते हैं यह कितना होता है, इससे उस पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो पेड़ के वार्षिक छल्लों को
गिनकर जो है उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। पेड़ में प्रत्येक वर्ष एक नए छल्ले का निर्माण होता है। इन्हीं छल्लों को गिनकर पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग एवं एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो यह जो है तना से, तो पौधे के तना से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही। तो हल्दी का खाने योग्य भाग जो है प्रकंड राइजोम है, जो कि भूमिगत तने का रूपांतरित रूप है। हल्दी का प्रयोग रंग एवं एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो रोजा हेबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जो रोजा हेबिस्कस है या जो गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो गुड़हल एक महत्वपूर्ण पुष्पी पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम हेबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। यह मालवेसी कुल का पौधा है। इस परिवार के अन्य सदस्यों में कोको, कपास, भिंडी एवं गोरक्षी आदि प्रमुख है। तो दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? तो जो दूध को दही के रूप में खट्टा करना यह किसका उदाहरण है? तो यह जो किण्वन का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दही एक प्रमुख दुग्ध उत्पाद है जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज का किण्वन करके उसे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, जो दूध के प्रोटीन में प्रतिक्रिया करके इसे दही के रूप में बदल देता है। और दही को, जो दही है, जो दही का जो स्वाद है यह खट्टा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो सिरका है इसमें जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जबकि सिट्रिक अम्ल नारंगी, संतरा एवं नींबू आदि में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है तथा लैक्टिक अम्ल दही, दूध, खट्टा दूध में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो जो अधिकांश कीट है यह ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो समस्त कीटों को इंसेक्टा या कीट वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। ये जलीय, स्थलीय या वायवीय होते हैं। इनमें आदर्श रूप में 3 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें श्वसन शाखान्वित ट्रैकी द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो यह जो एटीपी के द्वारा, तो एटीपी के द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। तो वर्ष 1954 में अर्नोन, एलन तथा वाटले ने प्रकाश द्वारा एडीपी से उच्च ऊर्जा युक्त एटीपी के निर्माण को फोटोफॉस्फोराइलेशन नामक दिया। क्लोरोफिल की सहायता लेते हुए प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से जल को विभाजित किया जाता है, जिससे हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन अलग अलग हो जाते हैं। सक्रिय क्लोरोफिल प्लस हाइड्रोजन सामान्य क्लोरोफिल 4HOH इस क्रिया में स्वतंत्र हाइड्रोजन अस्थायी रूप से NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ADP से ATP एवं NADP तथा NADPH प्लस EH के बनते ही पौधों के भोजन निर्माण की क्रिया में प्रकाश की भूमिका समाप्त हो जाती है। प्रकाश की सहायता से बने ये उत्पाद ही भोजन निर्माण के अगले चरण में काम आते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने वर्ष 1905 में यह बता दिया था कि इस भोजन निर्माण क्रिया के 2 चरण हैं। पहला प्रकाश प्रतिक्रिया और दूसरा अंधकार प्रतिक्रिया। अंधकार क्रियाएं एंजाइम द्वारा संपन्न होती हैं, अतः इनमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण होता है यह 2 प्रकार के होता है। पहला जो प्रकाश प्रतिक्रिया, प्रकाश की आवश्यकता होती है इसमें एटीपी तथा NADPH के निर्माण के लिए, जबकि अंधकार प्रतिक्रिया इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो एटीपी तथा NADPH प्लस EH का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो जो शहद है, शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज नामक शर्करा है। शहद में इसकी मात्रा लगभग 39.2% होती है। शहद के अन्य घटक ग्लूकोज 32.9%, सुक्रोज 2.3% तथा अन्य शर्करा 8.5%। इसमें जल की मात्रा लगभग 17% होती है। 1% अन्य गौण घटक होते हैं। ध्यातव्य कि उपयुक्त घटक या अवयवों के अनुसार माध्य प्रतिशत के रूप में है। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो जो शहद है, शहद का प्रमुख घटक जो फ्रैक्टोज है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो ऊन है, ऊन एक प्रोटीन है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फुलरिन है, यह कार्बन का एक अपरूप है। जबकि रेयान एक रूपांतरित स्टार्च नहीं है। रेयान एक जो है पुनर्निर्मित सेल्यूलोज फाइबर है जो पौधीय स्रोतों से निर्मित होता है। रेयान
का विकास रेशम के विकल्प के रूप में किया गया था। रेयान मानव निर्मित प्रथम फाइबर है, तो जो रेयान है यही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो रेयान एक पुनर्निर्मित सेल्यूलोज फाइबर है जो पौधीय स्रोतों से निर्मित होता है। इनका विकास रेशम के विकल्प के रूप में किया गया था। रेयान मानव निर्मित प्रथम फाइबर है, जबकि अन्य सुमेलित है। तो औद्योगिक अति सालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है, तो यह जो लखनऊ में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो इंडस्ट्रियल टैक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर है, यह इसकी स्थापना 1965 में लखनऊ में हुई। यह विश्व विज्ञान के आला क्षेत्र में शोध संचालित करती है। इसमें औद्योगिक और पर्यावरण संबंधी रसायनों के मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव एवं वायु, जल तथा मिट्टी में प्रदूषकों के पर्यावरण संबंधी अनुवीक्षण सम्मिलित है। प्रयोगशाला का आदर्श वाक्य जो मोटो पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उद्योग के सेवार्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं, तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग जो वृद्धि दर नापने में करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो ऑक्जेनोमीटर है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग पौधों में वृद्धि की दर मापने के लिए किया जाता है। तो MRI निम्नलिखित में से क्या है, तो जो MRI है या जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, MRI का फुल फॉर्म जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह एक परीक्षण है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग ऊर्जा का प्रयोग कर शरीर के अंगों एवं शरीर के अंदर की संरचनाओं का चित्र प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की, तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन की खोज जो FG बेंटिंग ने की, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो इंसुलिन की खोज जो फ्रेडरिक FG बेंटिंग, चार्ल्स बेस्ट एवं जॉन मैक्लेओड ने संयुक्त रूप से की थी। बेंटिंग एवं मैक्लेओड को इस खोज के लिए वर्ष 1923 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फेलोपियन ट्यूब को फटना, जो फेलोपियन ट्यूब है इसको काटना और बांधना कहलाता है। तो इसको काटना एवं बांधना को जो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ये सही। तो महिला नसबंदी की प्रक्रिया में महिला की डिंबवाहिनी फेलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है। इससे अंडाशय में बनने वाले अंडे गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं, अतः शुक्राणु के संपर्क में नहीं आते। इस प्रक्रिया को महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। परिवार नियोजन का यह एक अस्थायी समाधान है। तो वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं, तो वयस्क बिल्ली के कुल 30 दांत होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। एक वयस्क बिल्ली में कुल 30 दांत होते हैं, जिसमें 4 चर्वणक, 10 अग्र चर्वणक तथा 4 रदनक एवं 12 कृंतक या छेदक होते हैं। बिल्ली के ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं, जिसमें 2 चर्वणक, 6 अग्र चर्वणक, रदनक एवं 6 कृंतक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भ्रूणपोषी बीज है, तो जो ग्राम है, चना है, यह भ्रूणपोषी बीज नहीं है, जबकि एरंड, मक्का तथा चावल भ्रूणपोषी बीज है। भ्रूणपोषी बीज वे बीज होते हैं जिनके परिपक्व बीज में भ्रूण पोषण होता है। यह मांसल, तैली एवं भ्रूण के चारों ओर से घेरने वाला होता है और एकमात्र खाद्य भंडारण अंग के रूप में कार्य करता है। गैर भ्रूणपोषी बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता तथा इनमें बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। तो मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है, तो जो मकड़ी है, मकड़ी में श्वसन अंग जो बुक लंग्स है, इसका ऑप्शन बी सही। तो विभिन्न प्रकार के मकड़ियों में भिन्न भिन्न प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं। कुछ में बुक लंग्स तथा कुछ में नालवत ट्रैकिया पाया जाता है। कुछ मकड़ियों में ट्रैकिया के साथ साथ बुक लंग्स भी पाया जाता है। कुछ मकड़ियों में चलनी ट्रैकिया पाया जाता है। उपयुक्त प्रश्न में जो है बुक लंग्स का एक विकल्प है। तो स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है, तो जो स्पंज गुहा है यह पोरीफेरा जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है, इसका ऑप्शन बी सही। तो स्पंज गुहा को जो है पोरीफेरा जंतु संघ के जीवों का विशिष्ट लक्षण है। इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे होकर इन जल इनके शरीर में प्रवेश करता है। इनका शरीर बेलनाकार होता है, जिसमें नलिका तंत्र पाया जाता है, जैसे यूस्पंजिया, ल्यूकोसोलिनिया आदि। तो निम्न में से कौन सी बकरी का नस्ल नहीं है, तो उपयुक्त में जो मताऊ, बलूची तथा गोरी बकरी की नस्लें नहीं है, जबकि बीटल जो है, बीटल बकरी का नस्ल है। तो सीटी स्कैन में उपयोग होता है, तो जो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन में जो एक्सरे किरण उपयोग होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है। इसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नकरणीय सामग्री नहीं है, तो जो एल्युमिनियम फॉइल है, एल्युमिनियम फॉइल यह जैव निम्नीकरण सामग्री नहीं है। तो एल्युमिनियम फॉइल
जैव निम्नीकरण सामग्री नहीं है। जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा जैविक प्रक्रम में सरल पदार्थ में अवघटित हो जाते हैं। लकड़ी, जानवरों की हड्डियां, कपास आदि जो जैव निम्नीकरण सामग्रियां हैं। तो जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो यह जो पत्तियां शामिल होती हैं, जबकि जो शाखाएं, तना एवं जड़ जो है ये शामिल नहीं होती हैं। तो जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पौधे की पत्तियां भाग लेती हैं। पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णरंध्र द्वारा जल का वाष्पीकरण होता है। पौधों की पत्तियों से जल की यह हानि जो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पौधों के वायवीय भागों जैसे पत्ती एवं तना से पौधों के अतिरिक्त जल को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को जो है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों के तापमान वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो जो फ्लोएम है यह जो पौधों में पाया जाता है। तो एक जो है जाइलम होता है तथा एक जो है फ्लोएम होता है। तो जो जाइलम है यह जो जल का ट्रांसपोर्ट करता है पौधों में, जबकि फ्लोएम जो है यह जो है खाद्य पदार्थों का जो है ट्रांसपोर्ट करता है पौधों में। तो फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला ऊतक है। यह पत्तियों में निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो जो आलू है, आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है। भारत देश में आलू सभी लोकप्रिय फसलों में से एक है। आलू मानव आहार के लिए कम लागत वाली ऊर्जा का स्रोत प्रदान करती है। तो निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि अवरोधी नहीं है? तो जो मैलेई हाइड्राजाइड है यह जो है वृद्धि अवरोधी नहीं है, जबकि एमओ 1618 फॉस्फोन डी तथा ट्रिपल सी यह जो है वृद्धि अवरोधी है। तो पादप वृद्धि अवरोधक एक रासायनिक यौगिक है जो जिबरेलिन जैव संश्लेषण को बाधित करने में सक्षम होता है। यह परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि को रोकता है। प्रश्नगत विकल्पों में जो एमओ 1618 है तथा फॉस्फोन डी तथा क्लोरोकोलाइन क्लोराइड वृद्धि अवरोधी है, जबकि मैलेइक हाइड्राजाइड एक वृद्धि अवरोधी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू पर्णवेलन विषाणु द्वारा प्रेषित होता है। तो ये जो एफिड्स होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो आलू है, आलू के खेत में आलू पर्णवेलन विषाणु एफिड्स द्वारा प्रेषित किया जाने वाला रोग है। एफिड्स संक्रमित बीज कंद होते हैं। इस विषाणु का सबसे प्रभावी वाहक जो ग्रीन पिच या एफिड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? तो जो व्हाइट बटन मशरूम है यह भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत के कुल मशरूम उत्पादन में व्हाइट बटन मशरूम का प्रमुख योगदान है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार मशरूम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः प्रजनन अवनति ज्यादातर इसमें अवलोकित होती है। तो ये जो पर परागित फसल है इसमें अवलोकित होती है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो अंतः प्रजनन अवनति ज्यादातर पर परागित फसल में अवलोकित होती है। अंतः प्रजनन से प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है तथा स्व परागण वाली फसलें अंतः प्रजनन अवनति को प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो एक्वीफर जलवृत्त क्या है? तो जो एक्वीफर जलवृत्त है ये जो भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो जो भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र जलवृत्त एक्वीफर कहलाता है। यह भूमिगत कठोर चट्टानों को अपक्षायित विभागों तथा संधियों में बलुई चट्टानों के अंतःकरणीय स्थानों एवं परतदार चट्टानों के अंतर परत में पाया जाता है। इन सभी चट्टानों को जिनमें भूमि जल पाया जाता है इसे जलवृत्त या एक्वीफर कहते हैं। तो एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो यह जो पेरेनकाइमा प्रकार की कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल रहता है, इसका ऑप्शन ये सही है। तो एक पौधे की पत्ती में पेरेनकाइमा प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। जाइलम एवं फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाले संवहनी ऊतक है। तो केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर के लिए पौधे का वर्तिकाग्र भाग उपयोग में लाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो केसर एक मसाला है जिसे क्रोकस सैटाइवस नामक पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से प्राप्त होते हैं। केसर को कुमकुम, जाफरान या सैफरान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम किसके उदाहरण? तो मशरूम जो फंजाई कवक के उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन
सी सही है। तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया है। तो घास जैसे सभी प्रकार के पौधे, जैसे माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? तो ये जो अनाज कहलाती हैं। तो घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं, यह अनाज कहलाते हैं। इसके अंतर्गत गेहूं, धान जैसी खाद्य फसलें आती हैं। तो तना, रीवर, मंगावे, वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो यह जो केन्या में पाया जाता है। तो अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है। तो यह जो प्रोमोटर कहलाता है। तो डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में हस्तांतरण अनुलेखन कहलाता है। यह प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में होती है। इसके तीन भाग होते हैं। पहला प्रारंभन स्थल, दूसरा समापक स्थल तथा तीसरा संरचनात्मक जीन। जहां से अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है उसे प्रारंभन स्थल कहते हैं। जिसके पहले प्रमोटर स्थल होता है। इस स्थल से आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर जुड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण को जो स्तर विन्यास कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहा जाता है। इसे परतों में वनस्पति की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। जैसे एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर है, झाड़ियां द्वितीयक स्तर तथा जड़ी बूटियां एवं घास निचले स्तर पर निवास करती हैं। तो क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम जो है सिट्रिक एसिड चक्र है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की एक अवस्था है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अंतः पदार्थ पाइरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे सिट्रिक एसिड चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र टीसीए भी कहा जाता है। सर्वप्रथम हैंस एडोल्फ क्रेब ने इसके बारे में बताया था। तो केचुए का उत्सर्जी अंग क्या है? तो केचुए का उत्सर्जी अंग जो है नेफ्रिडिया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। केचुआ का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया होता है। यह केचुए के शरीर में द्रव की मात्रा तथा उसके कंपोजिशन को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो उस प्रतिक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडोपोल, जो टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो इसे जो है कायांतरण या मेटामॉर्फिस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कायांतरण मेटामॉर्फिस वो प्रक्रिया है जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो ऊर्जा का सिक्का क्वाइन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो यह जो एटीपी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसी कोशिका के जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करने वाली आधारभूत इकाई है। इसी कारण इसे ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो वह जो परासरण कहलाती है। तो ऑप्शन डी से। तो पौधों में जल और खनिज लवण मृदा में अवशोषित होकर जड़ों के जाइलम में पहुंचता है। जाइलम में जल की सांद्रता मृदा में उपस्थित जल से अधिक होती है। इसी कारण मृदा से जाइलम में जल का प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता परासरण ओस्मिस कहलाता है। तो पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो सेलुलोज से बनी होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जो पौधे हैं ये अपने पोषक तत्व जो मिट्टी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पौधे अपना पोषक तत्व मृदा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। यह पौधों के लिए पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है। जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो जो पौधे का विकास है यह प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो पौधे के विकास के लिए प्रकाश अनिवार्य है। पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों से प्रभावित होता है। तो पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो जो पौधे का नर प्रजनन अंग है यह जो पुंकेसर है। इसका ऑप्शन ए सही है। पौधे का नर प्रजनन अंग पुंकेसर है जबकि पौधे का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर है। नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित करता है। तो वायु कोष उपस्थित होते हैं। पूछ रहा है कि वायु कोष कहाँ उपस्थित होते हैं? तो वायु कोष जो है जलोद्भिद में उपस्थित होते हैं। जलोद्भिद पौधों में वायु कोष उपस्थित होता है जिसके कारण पौधे जल में तैरते रहते हैं। वायु कोष की उपस्थिति से यह जल से
हल्का हो जाता है। तो निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ता है? तो यह जो यूट्रिकुलेरिया है। कुछ पौधों की पत्तियां रूपांतरित होकर विशेष प्रकार की रचनाएं बनाती हैं जिनकी सहायता से वे कीटों को पकड़कर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। यूट्रिकुलेरिया एक जलीय पौधा है जिसकी कुछ पत्तियां फूलकर थैलीनुमा रचनाएं बनाती हैं और कीटों को अंदर फंसा लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकम पाचन में काम आता है। तो शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज का पाचन सीकम में होता है। सीकम में सेल्यूलोज पाचक बैक्टीरिया पाई जाती है जो सेल्यूलोज को पचाने में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सेल्यूलोज। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका में जो लाइसोसोम है यह पाचन थैली कहलाती है। लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है क्योंकि कोशिका में आए हुए किसी बाहरी पदार्थ को निगल कर यह कोशिका को स्वच्छ रखता है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो बीज आवरण अपारगम्यता होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो कुछ बीज जैसे रास्पबेरी, ब्लैकबेरी के बीज आवरण जल के लिए अपारगम्य होते हैं, अतः वे प्रकृति में स्वतः अंकुरित नहीं होते हैं। जब ये बीज पक्षियों के आहार नाल से होकर गुजरते हैं तो अम्लीय पाचक रसों के प्रभाव से इनका बीजावरण कमजोर हो जाता है जिसके बाद वह जल के लिए पारगम्य हो जाते हैं और उसमें अंकुरण संभव हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी है? वह जो बीटी कपास। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर जारी प्रथम पौधा बीटी कपास है। भारत सरकार ने वर्ष 2002 में इसे अनुमति दी। बीटी कपास को अमेरिका स्थित एग्रोकेमिकल मल्टीनेशनल मोनोसेंटो द्वारा विकसित किया गया था। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है? तो भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है? तो वह जो है बीटी कपास है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और पौधों खनिजों और जलों के जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो यह जो है स्थानांतरण है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पादपों में स्थानांतरण प्रक्रिया जिसमें जाइलम वाहिकाओं द्वारा घुले हुए खनिजों और जल के जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बाद पत्तियों के ऊतकों में जल की कमी हो जाती है तब जाइलम वाहिकाएं तनों व शाखाओं में पानी खींचती हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो जो गर्म रक्त का पाया जाना, त्वचा में बालों के साथ साथ पसीने और तेल की ग्रंथियों का पाया जाना तथा जीवित शिशु का पैदा करना आदि स्तनधारियों की विशेषता है, परंतु त्रिकक्षीय हृदय का मिलना यह स्तनधारियों का विशेषता नहीं है। स्तनधारियों में 4 कक्षीय जो है हर्ट होते हैं जिनके अगले भाग को जो है अगले भाग में दायां अलिंद एवं बायां अलिंद तथा पिछले भाग में जो है दायां निलय एवं बायां निलय होता है। मानव हृदयावरण जो है पेरिकार्डियम नामक थैली से सुरक्षित रहता है। तो निम्नलिखित में से किस जानवर को लघु छोटी आंत होती है? तो जो शेर है, शेर को जो है लघु छोटी आंत होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई मांसाहारियों की तुलना से अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन किया जा सके, अतः दिए गए विकल्प में मांसाहारी होने के कारण शेर है, शेर में छोटी आंत होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो लिटमस विलयन एक बैगनी रंग का रंजक है जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो लिटमस सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है। अम्लीय विलयन में मिलने पर लिटमस का रंग जो है लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में मिलने पर लिटमस का रंग जो है नीला हो जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल एवं क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यू एसेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यह जो मल संबंधी पदार्थ को। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एसेरिकिया कोलाई को जल के मल संबंधी पदार्थों के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है?
तो जो श्वसन है यह एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो श्वसन प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। श्वसन की प्रक्रिया में जटिल भोज्य पदार्थों का सामान्य शरीर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक अपघटन होता है। इसके परिणाम स्वरूप भोज्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विघटन होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट जो है प्रारंभिक अंकगणित। तो यहाँ जो जीएस कंप्लीट हुआ दोस्तों। ओके, थैंक यू, बाय।